सफलता की हर बात हमारे साथ। जी हाँ किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। और मास्टर जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और स्कूल बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक, बच्चे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और साथ ही साथ आप तो जानती हैं कि हम किसान भाइयों के लिए भी बहुत सारी जानकारी जी, और आप बच्चों को तो जरूर सिखाते होंगे जो शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार के साथ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा राज्य में मछली पालन के विकास के लिए निजी क्षेत्रों में नए तालाब निर्माण की योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 1 नंबर या 2 नंबर दोन भूमि में 1.5 एकड़ से बड़े और अधिकतम 12.5 एकड़ तक की भूमि में नए तालाब के निर्माण में अनुदान दी जाएगी। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग झारखंड सरकार की ओर से राज्य में मछली पालन के विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हीं में से एक है निजी क्षेत्र में नए तालाब निर्माण करने की योजना। इस योजना के अंतर्गत 1 नंबर या 2 नंबर दोन भूमि में 1.5 एकड़ से ज्यादा और अधिकतम 12.5 एकड़ तक की भूमि में नए तालाब का निर्माण किया जा सकता है। प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र निर्माण की इकाई लागत 5,60,000 रुपए है, जिसमें 1,12,000 रुपए लाभुक का अंशदान होगा और शेष 4,48,000 रुपए सरकार अपनी प्रक्रिया अनुसार अनुदान देगी। झारखंड दूध उत्पादन के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2001 में 9 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ था, लेकिन अब यह बढ़कर 17 लाख टन हो गया है। हालांकि अब भी 54% दूध बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए पशुपालन विभाग सक्रिय है। एक आयोजन के मौके पर झारखंड कृषि विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है कि वर्ष 2001 से लेकर अब तक राज्य में दूध उत्पादन 9 लाख टन से बढ़कर 17 लाख टन हो गया है। फिर भी बाहर से मंगाए जा रहे 54% दूध अब राज्य को अपने दम पर उत्पादन करना होगा। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए विभाग ने गाय की उन्नत नस्ल के लिए राज्य भर में 800 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोले हैं। साथ ही 200 केंद्र और खोलने की तैयारी चल रही है। 19वीं पशुगणना का काम पूरा हो चुका है, जिससे पता चलता है कि उन्नत नस्ल के गायों की संख्या में जितनी वृद्धि होगी, दूध उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। मटर की फसल में अगर पाउडर मिल्ड्यू यानी चूर्ण असिता नामक रोग लग जाता है तो पत्तियों पर सफेद चूर्ण दिखाई देने लगता है। इस बीमारी के कारण पौधों में फलियां नहीं लग पाती है। मटर फसल में लगने वाले पाउडर मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए सल्फर फंजीसाइड का इस्तेमाल करें या बेबिस्टीन या डाइजीन जेट 78 नामक दवा का प्रयोग करें। पत्तियों को पौधों का रसोइया कहा जाता है, यानी पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करती हैं। किसी भी फसल के पौधों की पत्तियों में अगर कोई बीमारी लग जाए तो समझिए फसल की बर्बादी तय है। मटर पौधों की पत्तियों में लगने वाली एक बीमारी है पाउडर मिल्ड्यू यानी चूर्ण असिता। ये रोग मटर की पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस बीमारी के लक्षण और उपचार के विषय में हमारे विशेषज्ञ की राय है। यह बीमारी आप देखेंगे पौधे की पत्तियों में दिखाई पड़ती है। इसमें पौधे की पत्तियों के ऊपर सफ़ेद पाउडर जैसा एक लेयर बन जाता है, जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण कम करता है, जिसके कारण से उससे भोजन कम बना पाता है और जिसके कारण से आपके मटर में कम फल लगते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को सल्फर फंजीसाइड का इस्तेमाल करना होगा। यदि सल्फर फंजीसाइड उपलब्ध नहीं है तो आप बेबिस्टीन ले लीजिए या डाइजीन जेट 78 ले लीजिए, जिससे आप पाउडर मिल्ड्यू से अपने मटर के पौध को बचा सकते हैं। मशरूम का एक खास प्रकार है बटन मशरूम। लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता की वजह से बटन मशरूम की मांग बाजार में हमेशा तेज रही है। बटन मशरूम की खेती करने वाले किसान अच्छी आमदनी भी पा रहे हैं। किसान भाई बटन मशरूम से अधिकाधिक उपज पाने के लिए S11 और A120 नामक उन्नत प्रभेद लगाए। बाजार में मौजूद कई तरह के मशरूमों में एक है बटन मशरूम। बटन मशरूम अपनी पौष्टिकता और स्वाद के चलते लोगों के बीच खासा पसंद किया जा रहा है। हाल के वर्षों में बटन मशरूम की खेती से होने वाले मुनाफे से आकर्षित होकर किसान इसकी खेती में रुचि दिखला रहे हैं। झारखंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिक बटन मशरूम से बेहतर उपज पाने के लिए S11
और A120 नामक उन्नत प्रभेद लगाने की सलाह देते हैं। दूध उत्पादन से जुड़े व्यवसायी दूध से बने कई खाद्य सामग्री तैयार करते हैं। इन्हीं में से एक है खोआ। दूध उत्पादक खोआ बनाने के लिए खोआ मेकिंग मशीन का इस्तेमाल करें तो उन्हें समय, श्रम और लागत तीनों की बचत होगी। ढेर सारा दूध से बनता है थोड़ा सा खोआ, लेकिन इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में जलावन या ईंधन की खपत होती है, साथ में समय और श्रम लगता है सो अलग। जो दूध उत्पादक खोआ बनाने और बेचने का कारोबार करते हैं, समझिए उनका कितना समय, श्रम और जलावन का खर्च बढ़ जाता होगा। इस काम को आसान बनाने के लिए खोआ मेकिंग मशीन उपलब्ध है। इस यंत्र से खोआ बनाने में पारंपरिक तरीके से कम समय और कम खर्च लगता है। एक सफल किसान है जिनका नाम है मनोज कुमार बांडो, जो रहने वाले हैं हेसला गांव के। ये अपने गांव में एक प्रगतिशील किसान के रूप में जाने जाते हैं। हर वक्त इनकी यही कोशिश होती है कि कैसे अपने खेतीबाड़ी के काम को उन्नति के राह पर बढ़ाते रहें। मनोज बांडो मौसमी खेती का भरपूर लाभ लेते हैं। अभी इनके खेतों में आलू की फसल तैयार है। फसल को देखकर लगता है कि मनोज भाई अपने फसल से बेहतर उपज लेने के लिए हर जरूरी कार्यों पर बारीक निगरानी रखते हैं। पूरी तत्परता के साथ सभी कृषि कार्यों को संपन्न करते हैं। इन्हें पता है कि कृषि से जुड़े किसी भी काम में रत्ती भर उपेक्षा भी पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। चलिए इन्हीं से जानते हैं इनके खेतीबाड़ी का हाल। खेती बाड़ी अगर आप तन मन धन से करेंगे तो निश्चित रूप से जो नौकरी के पीछे दौड़ते हैं उसे बेहतर फायदा कमा सकते हैं, अपने जीव को उपार्जन कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। इसलिए आप नौकरी के पीछे ही ना चलें, लेकिन खेती बाड़ी आपके घर में है, आपका खेत है, आपका खलिहान सब कुछ है, तो निश्चित रूप से आप खेती बाड़ी में लग जाएं। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 2000 रुपए से लेकर 2100 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल उत्तम 2400 रुपए से 2500 रुपए, गेहूं 1350 रुपए से 1450 रुपए, चना 4900 रुपए से 5200 रुपए, दाल अरहर 6500 रुपए से 6900 रुपए, दाल मसूर 4300 रुपए से 4600 रुपए, दाल चना 6000 रुपए से लेकर 6300 रुपए, सरसों तेल 10150 रुपए से 10250 रुपए, चीनी 3500 रुपए से 3700 रुपए, आलू 1250 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, कृषि समाचार में आपने जाना बहुत सारी तकनीकों के बारे में, कृषि से संबंधित बहुत सारे मंडी के भाव कैसे हैं और साथ ही साथ मौसम का मिजाज कैसा है, बहुत सारे उपकरणों के बारे में। अब आगे बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक अल्प विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। इस छोटे से विराम के बाद किसान भाइयों, आपका बहुत स्वागत करते हैं। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मास्टर जी, आज की कड़ी में क्या क्या लेकर आए हैं आप? जैसा कि आपको पता है अल्पना जी कि झारखंड की जो मिट्टी है ये काफ़ी उपजाऊ है और बड़े पैमाने पर यहाँ सब्जी की खेती की जाती जी, है। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो आधुनिक तकनीकों को अपनाते हैं और इन्हीं आधुनिक तकनीकों में से एक है मल्चिंग विधि। जी बिल्कुल, ये बहुत उपयोगी विधि है। बिल्कुल, और बिल्कुल, नई तकनीक बिल्कुल। है। प्लास्टिक से किसान भाई अपने खेतों को ढकते हैं और इससे लाभ ये होता है कि ज़मीन की जो नमी है वो बनी रहती है और साथ ही साथ खरपतवारों का भी नियंत्रण सही ढंग से होता है। तो इस हिसाब से सब्जियों को तो बहुत फायदा पहुंचता होगा। बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, लेकिन जो तमाम जानकारियां हैं ये तो विशेषज्ञ ही बता पाएंगे। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि मल्चिंग विधि के द्वारा आप सब्जियों की खेती किस तरह से कर सकते हैं। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ श्री धनंजय कुमार और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी अवधेश कुमार जी। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये मल्चिंग क्या है? किसान भाइयों, मल्चिंग जैसे मल्चिंग का 2-3 तरीका होता है। एक तो होता है कि जैसे कि आप घास है, पुआल है, जो भी सूखा पुआल है, घास है, उससे मल्चिंग करते हैं, तो उसमें है कि नमी को बचा करके रखता है। दूसरा मल्चिंग, अभी जो नई तकनीक मल्चिंग आई है, प्लास्टिक का मल्चिंग। इस तकनीक में क्या है कि प्लास्टिक का जो है नीचे वाला जो पोर्शन है वो काला रंग का रहता है, ऊपर वाला पोर्शन जो है सिल्वर कलर, चांदी का कलर या सफ़ेद कलर या पीला कलर रहता है। तो इस मल्चिंग का अभी जो सबसे मतलब उन्नत तकनीक है जो प्लास्टिक मल्चिंग है। हाँ किसान भाइयों, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा मतलब जैसे कि हम बोलते हैं, पहला तो पानी का आपको बचत होगा। अगर हम गर्मी के दिनों में इस मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो नमी को बना करके रखता है, और हम अगर बरसात के दिन में इस मल्चिंग को प्रयोग कर रहे हैं तो नमी को कम कर देता है, क्योंकि जहाँ पर पौधा लगा हुआ है, जहाँ पर होल बना हुआ है, वहीं पर पानी जाएगा और जो बाकी भाग है वो सूखा रहेगा, तो हमारा बरसात में नमी जो है कम होगा। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि मल्चिंग की कोई विशेष तकनीक होती है क्या? हाँ किसान भाइयों, जैसे अभी तक होता क्या था कि लोग सिर्फ पुआल और घास के मल्चिंग के बारे में ही बोलते थे, लेकिन जब प्लास्टिक मल्चिंग की बात करेंगे तो प्लास्टिक मल्चिंग वहीं पर हो सकता है जहाँ पर कि आपका ड्रिप सिंचाई लगा हुआ, बूंद बूंद सिंचाई का प्रणाली लगा हुआ है। इसमें इसका तरीका है कि पहले तो हम बेड बना लेते हैं, जो ड्रिप का बेड बनता है। बेड बनाने के बाद जो है उसमें खाद और उर्वरक का प्रयोग करके पाइप को बिछा देते हैं। पाइप बिछाने के बाद जो आपका मल्चिंग प्लास्टिक है, तो जो इसका काला भाग रहेगा उसको हम नीचे रखते हैं, और ऊपर जो है सफ़ेद रहे, सिल्वर रहे या पीला रहे। वो ढकने के बाद जो है, अब अगर आपका आता है कि जैसे कि आप कौन सा फसल लगा रहे हैं, अगर आप बैगन, टमाटर, मिर्चा लगा रहे हैं, खीरा, झींगी, लत्तर वाला लगा रहे हैं, तो एक एक लाइन लगाते हैं।
तो हम जो भी दूरी है 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी, उतना दूरी पर होल के छेद बना करके प्लास्टिक को काट करके और पौधे की रुपाई या बीज बुआई करते हैं। अगर हम फूलगोभी वर्गीय सब्जी में पत्ता गोभी फूलगोभी लगाते हैं या शिमला मिर्च लगा रहे हैं या मतलब और आप फ्रेंच बीन लगा रहे हैं, तो इसमें जो है पाइप के दोनों तरफ जो है 15 से 20 सेंटीमीटर हटने के बाद जो है जो पौधे से पौधे की दूरी है, किसी का 30 सेंटीमीटर है, किसी का 40 सेंटीमीटर है, तो उतना दूर पर आप होल बना दीजिए और होल बनाने के बाद उसमें चाहे तो आप रोपाई कीजिए या जो अगर बीज बुआई कुछ कर रहे हैं तो आप बीज बुआई कीजिए। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि मल्चिंग हम किस तरीके से करेंगे और जब मल्चिंग में हम पौधे लगाते हैं तो उसके बीच कितनी दूरी रखनी चाहिए, लेकिन हम अब ये जानना चाहेंगे कि ये जो हम मल्चिंग कर रहे हैं तो इस पर कितना खर्च आता है। किसान भाइयों, ऐसा है कि जो शुरू में जो है आपको लागत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्लास्टिक का तो आपको एक बार में अगर 1 एकड़ की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ का पूरे प्लास्टिक को अपने बीज बुआई या रुपाई से पहले खरीद लेना होगा और 15 से 18 हज़ार रुपया मतलब प्रति मीटर 5.5 से 6 रुपये मीटर पड़ता है। तो 15 से 18 हज़ार रुपया 1 एकड़ में आपको लागत लगेगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा जो हम बताएं कि गर्मी के दिन में पानी को नमी को बनाता है, बरसात के दिनों में जो है नमी को कम करता है, और उसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जब जो घास नहीं होने देता, जहाँ पर हम मल्चिंग करते हैं, जहाँ पर होल बना हुआ है वहाँ पर सिर्फ पौधा के आसपास घास होगा और आसपास जहाँ पौधा नहीं लगा हुआ है, ढका हुआ है, वहाँ पर घास नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपका जो फसल मतलब 15 दिन पहले तोड़ाई शुरू हो जाएगा, और जो ज़्यादा दिन तक फसल का ड्यूरेशन रहता है, मतलब कोई फसल 5 महीना 4 महीना चलता है, तो 2.5 से 3 महीना में जैसे कि बैगन की लेते हैं तो बैगन जो है 3 से 3.5 महीना में फसल जो है भरपूर उपज दे करके आपको तैयार हो जाएगा। उसके अलावा किसान भाई, अगर जैसे बरसात के दिन में देखते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हमारा झारखंड में होता है, बारिश होने से होता क्या है कि घास तो होता ही है, उसके साथ साथ मिट्टी जो है बह जाता है। जब मिट्टी बहता है तो जितना भी टॉप सॉइल है, ऊपर वाला मिट्टी है, उसके साथ खाद एवं उर्वरक जो आप प्रयोग किए हुए हैं तो सब बह जाता है। तो अगर हम बरसात के दिनों में कर रहे हैं तो बरसात के दिनों में फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप खाद कम दें, खाद में आप कटौती कर दें, जो रासायनिक खाद आप डाल रहे हैं उसकी मात्रा को कम कर दें और उसके जगह पर आप प्लास्टिक से ढक देते हैं, तो आप कम रासायनिक खाद में भी आपका फसल का उत्पादन जो पहले आप देते थे उससे ज़्यादा होगा। तो ये सब जो है मतलब सबसे बड़ा फ़ायदा। और दूसरा क्या है कि जैसे आप लोग खेती करते होंगे किसान भाई, तो देखते होंगे कि पौधा एक हम लगाते हैं और आसपास 50 को घास है, तो जो आप पानी दे रहे हैं, जो खाद डाल रहे हैं, वो 50 ले रहा है, मतलब 50 और 51 जो है 51 भागों में बट रहा है। जब यहाँ पर हमारा घास नहीं हो रहा है, घास के साथ हमारा पौधा का कंपटीशन नहीं है, तो जो भी रासायनिक खाद, जो भी रासायनिक मतलब उर्वरक या गोबर की खाद डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं, वह सब पौधा को भरपूर मिल रहा है। तो कम पानी में, कम खाद में आप प्लास्टिक मल्चिंग के तकनीक के द्वारा सब्जियों की भरपूर उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, प्लास्टिक मल्चिंग में करीब जो डॉक्टर साहब ने खर्च बताया, लेकिन उस खर्च की अगर तुलना अगर आप नहीं करते हैं तो उसमें जो उर्वरकों में जो खर्च होता है, जो आपको पटवन में खर्च होता है, उन सब से बचेगा ही और समय से पहले आपकी खेती भी होगी और अधिक उत्पादन भी मिलेगा। लेकिन हम सर ये भी जानना चाहेंगे कि मल्चिंग विधि से किस किस चीज़ की खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, जैसे कि आप बैगन का, टमाटर का, मिर्चा का, शिमला मिर्च का और जितना लत्ती वाली सब्जी है, खीरा है, कोहड़ा है, करेला है, झींगी है, नेनुआ है, उसके अलावा फूलगोभी है, बंदा गोभी है, मतलब मटर और आप प्याज और आलू, गाजर, इस सब को छोड़ करके अधिकतर मतलब जो सब्जी है जिसका कि दूरी थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर होता है और जो कंद से नहीं बैठता है, कंद वाली फसलों में हम मल्चिंग नहीं करते हैं, जो कंद से नहीं होता है और जिसका पौधा से पौधा की दूरी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, उन सारी फसलों को हम मल्चिंग टेक्निक से लगा सकते हैं। और एक चीज़ और किसान भाई कि आप घास निकालते हैं, तो घास जब निकालते हैं तो उस समय हाथ से जब पकड़ने लायक होता है तब आप घास निकालते हैं, तो उतना दिन तक जो घास जो है जल और खाद सब लेते रहता है। लेकिन मल्चिंग में क्या होता है कि मल्चिंग में आपको घास को अंकुरन होने ही नहीं देगा, जन्मने ही नहीं देगा, तो उससे पौधा को जो है विकास शुरू से ही बहुत अच्छा होता है। और आप एक बार अगर करके देख लेंगे तो फिर जो है मल्चिंग तकनीक को आप छोड़ेंगे नहीं, हमेशा अपनाएंगे।
तो किसान भाइयों, आपने जाना कि मल्चिंग विधि के द्वारा, प्लास्टिक मल्चिंग विधि के द्वारा किस तरीके से आप सब्जी की खेती करें जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। और इन्हीं तमाम चीज़ों को अपनाकर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सफलता की राह की ओर बढ़ रहे हैं। मैं समझ गई। अब आगे की कड़ी में आप क्या लेके आने वाले बिल्कुल। हैं? किसान भाइयों, हर शाम की तरह आज की शाम भी आज की कड़ी में हम आपको एक सफल किसान से मिलवाएंगे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से वो खेती कर रहे हैं और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। जी, तो मिलते हैं सफल किसान हारून धान जी से। किसान भाइयों, आप इनके बारे जानिए, इनकी खेती की विधि को जानिए और साथ ही साथ सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते रहें। बताइए कि आप जो खेती कर रहे हैं जी, वो कितने दिनों से कर रहे हैं? हम 2 साल करीब से कर रहे हैं खेती। और उसके पहले क्या करते थे? स्कूल पढ़ रहे थे उस समय तो, और घर में थे। तो अभी आप जो खेती कर रहे हैं तो उसमें आपने कहा कि स्कूल कर रहे थे, तो आपकी पढ़ाई कितनी हुई और उसके बाद अचानक खेती की ओर क्यों मुड़े? पढ़ाई भी किए पर पढ़ाई मेरा हुआ 9 मैट्रिक तक, तो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम खेती ही बारी कर रहे हैं। तो अभी जो आप खेती कर रहे हैं तो पहले आपके पूर्वज लोग खेती करते थे, पिताजी करते होंगे, और अभी आप जो कर रहे हैं तो उसमें क्या अंतर? बहुत अंतर है। इसमें हमको बहुत फ़ायदा मिला खेती से। जैसे टमाटर लगाते हैं, टमाटर में बहुत अच्छा रेट मिलता है। अभी आप मटर लगाए हुए हैं, तो ये मटर कौन सा प्रभेद का है और इसका बीज जो आप लगाए हैं? मटर है, हाइब्रिड का है, ये रस्सी का है। हाइब्रिड लगाने का तो मेरा ही अपना दिमाग से ही लगाते हैं। हाइब्रिड में है कि ज़्यादा फसल का लाभ मिलता है, कम समय में ज़्यादा। हाँ, और लोकल मटर में ही होता है कि कम तोड़ाई देता है, ये हाइब्रिड ज़्यादा तोड़ाई आता है, इससे हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा ही मिलता है, इसलिए हाइब्रिड को ही लगाते हैं। और देखते हैं नमी सूख गया तो सिंचाई कर देते हैं और दवा वगैरह बीच बीच में छिड़काव करते रहते हैं। दवा तो अभी टाटा रोगर सब है, टाटा ही रोगर को हम स्प्रे करते हैं। अभी हम मटर लगाए हैं 15 kg हाइब्रिड का है। टमाटर लगाए हैं एक 10 ग्राम हाइब्रिड का, वो 5005 का है, उसको तोड़ाई कर रहे हैं। अभी तोड़ाई करके वही 18,000 रुपया बेचे हैं ये 10 ग्राम में। अभी ये है टमाटर, और 2 पैकेट टमाटर लगा हुआ है, वो अभी यही कोड़ा पास हो गया है। आलू लगाए हैं, आलू 7 पैकेट लगाए हैं, अभी वो भी तैयार है, वो भी निकलने वाला है। और गेहूं लगाए हैं, अभी गेहूं अभी लगा दिए हैं। और मिर्चा है, मिर्चा तोड़ाई कर रहे हैं, अभी तोड़ाई किए हैं, अभी खोटी जाएंगे। खोटी और सतरंजी ही बाज़ार करते हैं, 2 ही बाज़ार शुक्रवार पड़ता है और सोमवार को खोटी पड़ता है, शनिवार सतरंजी, बुध सतरंजी चलते हैं। यानी कि बाज़ार लोकल में आपको उपलब्ध हो जाता है? हाँ, लोकल तो नहीं है, थोड़ा दूर ही कष्ट करना ही पड़ता है, क्या करें, कहीं फ़ायदा जहाँ मिले वहीं ना ले जाएंगे। तो ये सब जब खेती आप कर रहे हैं तो आपके अलावे और कौन कौन सा सदस्य आपका सहयोग करते हैं? मेरा सदस्य बस हम लोग दोनों जन में ही कर लेते हैं। हाँ, दोनों जन में ही कर लेते हैं। मजदूर कभी कभी ज़रूरी पड़ता है तो लगाते हैं, मजदूरी भी नहीं तो हम ही ज़्यादातर खटते हैं। तो इन सब को बेच करके सालाना आप कितना इनकम कर लेते हैं? सालाना लगभग मेरा 1 लाख से 1.5 लाख रुपया आ जाता है सालाना। मतलब पूंजी लगा करके जो बचता है वो 1 लाख रुपया मुनाफा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। तो अभी जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं, नई ड्रिप सिस्टम हो गया, पॉली हाउस हो गया, या जो भी नई योजनाएं आ रही हैं, वो सब का जानकारी आपको मिल पाता है? हाँ, यही मिल रहा है आजकल थोड़ा दिन से। यही अगल बगल से है, 1-2 मेरा एरिया का वही सब बताता है। उसका उपयोग आप कर रहे हैं? अभी तो ही ड्रिप लगा रहे हैं 1 एकड़ में। इसका तोड़ाई वही होगा लास्ट दिसंबर में होगा इसका तोड़ाई। अभी तो यही फूल आने जैसा हो रहा है। हाइब्रिड है इसलिए थोड़ा सा लेट ही करता है, लोकल रहने से थोड़ा जल्दी होता है। तो हाइब्रिड में तो फल भी ज़्यादा मिलता है? हाँ, फ़ायदा इसमें ज़्यादा मिलता है, तोड़ाई ज़्यादा हो जाता है। इसमें अब बेचकर अभी तो देख रहे हैं लगा हुआ है, अभी इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी तो जब निकलेगा उसी के बाद ही पता चलेगा कि कितना मुनाफा हुआ नहीं हुआ मटर का। तो अभी आप जो खेती कर रहे हैं
और जो लोग इसका तो हम टारगेट लगा ही चुके हैं कि इतना रुपया आएगा ही बोल के। अब देखते हैं बाजार क्या भाव पकड़ाएगा। तो और जो आपके किसान भाई हैं, बंधु हैं, या जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबको यही संदेश दें कि बस खेती ही लगाओ। खेती में ऐसा है कि अपना मन चाहे कहीं भी जा सकते हैं, और नौकरी है जो कि बस लगल रहो उसी में 24 घंटा ड्यूटी करना है। और इसमें है कि मन चाहे अपना लगा लिए, जरूरी पड़ा लगे खेत में, नहीं जरूरी पड़ा घूम रहे हैं। तो अभी वैसे लोगों को, वैसे नवयुवक को जो कि खेत बार छोड़ करके, गांव छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं कमाने, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देते हैं, बहुत मेरा दोस्त सबको भी बोलते हैं कि खेती करो, समझाते हैं कि बहुत फ़ायदा है खेती में। देख रहे हो, हम पहले साइकिल में ले जा रहे थे, लेकिन अभी 2 चक्का खरीदे। मन सोच रहा है कि और अगला करेंगे, इसलिए वो सबको मैं सलाह देता हूँ कि खेती करो। देख रहे हो, हम पहले साइकिल से ले जा रहे थे, आजकल गाड़ी में जाते हैं। तो किसान भाइयों, हारून धान जी से मिलके आपको कैसा लगा बताइए? मास्टर जी, बिल्कुल अच्छा लगा ही लगा मुझे होगा, भी हाँ। बहुत अच्छा लगा। अब मौसम का मिजाज बिल्कुल। क्यों? हाँ, किसान भाइयों, भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे से प्राप्त मौसम की जानकारी क्या कहती है, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का तापमान कुछ इस प्रकार से दर्ज किया गया। अधिकतम 26.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज मौसम सामान्य रहेगा एवं आकाश में बादल छाए रहेंगे। झारखंड के किसान समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाकर जैसे मुर्गी पालन, बत्तख पालन, पशुपालन एवं कृषि कार्य करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। समन्वित कृषि प्रणाली कम से कम जगह में भी की जा सकती है एवं इसके लिए किसान बीएयू एवं पलांडू से संपर्क कर सकते हैं। तो मौसम के मिजाज के बारे में बात हो गई। मास्टर जी, अब बात करते हैं किसकी बताइए? चिट्ठी पत्री की। जी बिल्कुल, चिट्ठी पत्री की बारी आ किसान गई भाइयों, है। हम बेसब्री से आपके खतों का इंतजार करते हैं। आपके खत अगर हमें मिलते हैं तो हम अपने कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। हमें ये जानकारी हो जाती है कि आपको किन बातों की जानकारी चाहिए। तो उठाइए कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। किसान भाइयों, हमारी कोशिश रहती है और हम यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपसे जुड़े रहें, लेकिन समय इसकी इजाज़त नहीं देता। तो अब लगता है अब कार्यक्रम को बिल्कुल समाप्त करने की बारी आ गई है। हाँ, अलविदा कहने का समय आ गया है। हाँ किसान भाइयों, तो आपके लिए हर शाम मुस्कुराती शाम हो, आप खुशियों से लबरेज रहें। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।